गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं उन सबको आपको रजिस्टर में पूरे करना है। लिखा हुआ जितने भी थ्योरी के चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में आपको थ्योरी अच्छे से लर्न करनी है और उसे लिख कर भी देखना है क्वेश्चन आंसर को, ताकि आपके ये कंफर्म हो जाए, आपको कॉन्फिडेंट रहे कि आपको सभी चीज़ें लर्न हो चुकी है। पॉइंट वाइज सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिए और जितने भी चैप्टर सम के हैं जिनमें सवाल दिए हैं, एंट्रीज दी है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, उन सबको भी आपको कंप्लीट करके और रजिस्टर चेक करवाना है। आपका जो रजिस्टर चेक किया जाएगा उसकी आपकी इंटरनल ग्रेडिंग भी दी होगी, मार्किंग होगी उसकी इंटरनल, जो कि आपके रिजल्ट को काफ़ी इफेक्ट डालेगी। तो इसलिए आप अपने रजिस्टर को ध्यानपूर्वक बनाइए और उसे चेक भी करवा लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं हम कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सेकंड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थर्ड चैप्टर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, फोर्थ जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, फिफ्थ सब्सिडरी बुक्स सब डिविजन ऑफ जर्नल, चैप्टर 6 लेजर, चैप्टर 7 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर 8 ट्रायल बैलेंस, चैप्टर 9 एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, चैप्टर 10 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट हमने स्किप किया है क्योंकि यह कोर्स में नहीं है। चैप्टर 11 डेप्रिसिएशन, 12 चैप्टर अभी हमने नहीं किया है, इसलिए अब हम 13 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और 13 चैप्टर जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला है वो अभी हमारा कंटिन्यू है। तो 13 चैप्टर में अब तक हमने क्या किया है उसे भी देखते हैं। चैप्टर 13 में जो हमने किया है उसमें हम मेमोरेबल टर्म्स देख चुके हैं, इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। मेमोरेबल टर्म्स को भी आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है क्योंकि यही सारे जो वर्ड्स हैं मेमोरेबल टर्म्स के, ये हमारे आगे चैप्टर में हमें काफ़ी मदद करेंगे समझने में कि हम किस प्रकार से किसी भी कंसेप्ट को समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यदि इन टर्म्स को समझ लेते हैं तो हम आगे के चैप्टर को पूरे को थ्योरी को और सवालों को करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 13.1 ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें इनकम स्टेटमेंट विच इज ट्रेडिशनली नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रिपेयर किया जाता है। एंड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन स्टेटमेंट विच इज ट्रेडिशनली नोन एज बैलेंस शीट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, trading account which disclose the gross profit or gross loss as the case may be of business and profit and loss business and B profit and loss account which disclosed the net profit or net loss as the case may be of business. Generally both of these two are prepared in one heading. तो जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे पहला अकाउंट होता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट हम अलग बनाना सीखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस फिर उसके साथ में ही बाद में जोड़ दिया जाएगा। तो पहले प्राइमरी स्टेज पर हम ट्रेडिंग अकाउंट सीखते हैं, इसलिए मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन ये हम देख चुके हैं। इसमें जो 3 अकाउंट्स बनने, 2 अकाउंट और 1 स्टेटमेंट बनने वाला है उसके नाम दिए हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। 13.3 यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट टू डिफरेंट यूजर्स ये भी हम सारे पॉइंट्स देख चुके हैं, 11 पॉइंट्स। इनमें से एनी 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझ के और करना है। इसके बाद जो हमने देखा था वो पॉइंट थे क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। जो बैलेंसेस क्लोजिंग हमें अकाउंट्स के प्राप्त होते हैं ट्रायल बैलेंस से,
उनके बैलेंसेस के आधार पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा उसमें 2 अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एक बैलेंस शीट बनेगी जो कि स्टेटमेंट के रूप में होता है। तो इसमें जो बैलेंसेस होंगे वो रियल अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के, ये 3 अकाउंट के सारे बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करते हैं। इनमें से जो बैलेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाले हैं या जो हम उसमें हेडिंग लिखते हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक, सेकेंडरी नेट परचेस, फिर डायरेक्ट एंड प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड में लिखा जाता है नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। इसका जो बैलेंस निकलता है, जब हम बैलेंस दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे और जो अंतर आएगा वो बैलेंस कहलाता है। तो इसका जो बैलेंस होगा ट्रेडिंग अकाउंट का वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाता है। ये हम कल भी देख चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में, आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। बैलेंसेस कैरिड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जो लिखे जाने वाले खाते होते हैं, अकाउंट होते हैं, उसमें सबसे पहले यदि कोई लॉस हुआ जो कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट से प्राप्त होता है, तो जो लॉस होगा उसे सबसे पहले लिखा जाएगा डेबिट साइड में। फिर उसके बाद लिखा जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी अप्रत्यक्ष खर्चे हैं जो कि हमारे व्यापार के संचालन से संबंधित होते हैं, और जो हमने माल बेचा उससे हमें जो प्राप्त हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और माल बेचने के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। वही सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी हम नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उन्हें भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। जैसे हमारे रेंट अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट है, कमीशन है, ये सारे यदि हमारे एक्सपेंसेस हैं जिनकी की बैलेंस हमें मिले हुए हैं, तो उन सभी बैलेंसेस को हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखी जाने वाली अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट होगी। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डिफरेंस की अमाउंट होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से यदि हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और यदि ग्रॉस लॉस है तो उसे डेबिट में लिखा जाएगा। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, जितनी भी हमें रिसीव्ड हुई है, जितनी भी प्राप्तियां हैं जो हमें बिजनेस के संचालन से रिसीव्ड हुई है, प्राप्त हुई है, उन सभी को हम इनडायरेक्ट इनकम्स के रूप में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बैलेंसेस कैरिड टू बैलेंस शीट, इसके बाद जो स्टेटमेंट बनता है एक बैलेंस शीट के रूप में, उसमें कौन कौन से बैलेंसेस लिखे जाते हैं। इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल लायबिलिटीज, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम सारे दायित्वों को लिखते हैं तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं उनके यदि क्रेडिट बैलेंस हमें प्राप्त हैं, मीन्स जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स होंगे वो सब हमारे जो हमारे क्रेडिट बैलेंसेस है पर्सनल अकाउंट के वो माने जाते हैं। तो सारे क्रेडिटर्स के अलग अलग नाम न लिखते हुए एक ही हेड में जब हम उन्हें क्रेडिटर्स लिख देते हैं तो वो हमारे दायित्व के रूप में बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। इसे हम लायबिलिटी पक्ष में लिखते हैं। बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड। असेट साइड में इन द राइट हैंड साइड ऑल असेट्स, जो हम संपत्तियां जितनी भी हमारे बिजनेस में हैं उन सभी संपत्तियों को असेट्स के पक्ष में असेट साइड में लिखते हैं। उसके अलावा डेबिट बैलेंसेस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस हैं
डेबिट बैलेंसेस है मतलब वो हमें पैसा देने वाले हैं, वो सब हमारे देनदार कहलाते हैं। तो वे सारे देनदार और क्लोजिंग स्टॉक भी हम असेट साइड में ही लिखते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट में लिखी जाने वाली सारे खाते होते हैं या अकाउंट्स होते हैं, उनके जो बैलेंसेस हैं उससे जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट का डेबिट असेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। तभी हमारा यह माना जाता है कि अकाउंट्स सही हैं, हमारे अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं रही है। तो इस प्रकार से हम जब इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि कौन से बैलेंसेस को कहाँ पे हमें लिखना है। यदि आपने इतना ध्यान रख के समझ लिया है तो आपके फाइनल अकाउंट के कभी भी सवाल गलत नहीं होंगे। इसके बाद पॉइंट आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाता है ये हम टर्मिनोलॉजी में भी देख चुके हैं, एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक यानी होता है पूरे वर्ष, मीन्स जो फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स का होता है, उसमें जब हमने पूरे वर्ष बिजनेस किया है, सेल किया है, परचेस किया है, प्रोडक्शन किया है, सारे एक्सपेंसेस भी किए हैं, इनकम्स भी हमारे पास रिसीव हुई है, और फाइनली जब हमारा स्टॉक जितना बिना बिका रह जाता है, मतलब जो अभी हमारे पास स्टॉक है, जो हमारे पास शेष बचा हुआ माल है लेकिन वो अभी तक बिका नहीं है, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का माना जाता है। तो यह क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे समझेंगे। The amount of goods unsold, whether it is raw material or semi-manufactured or finished goods, at the end of the accounting year is known as closing stock. After valuation, it is carried to trading account and balance sheet. It is not included in the trial balance, but separately shown below the trial balance. इसे कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखा जाता, इसे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में सेपरेटली अलग से नोट के माध्यम से लिखा जाता है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसे हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसे हम बाहर लिख करके और ज़रूर दिखाया जाएगा या दिखाएंगे, क्योंकि इसे हम 2 स्थानों पर शो करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जब इसे 2 जगह शो करेंगे, 2 स्थानों पर, तो वो पहला स्थान होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और दूसरा स्थान होगा असेट्स पक्ष में, क्योंकि ये हमारी असेट्स कही जाएगी, ये हमारी संपत्ति मानी जाती है। हमारा बिना बिका माल अगले वर्ष के लिए हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो यह बिजनेस की असेट्स होगी, इसलिए इसे असेट साइड में लिखा जाता है। In order to know the accurate profit or loss and financial position at the end of the accounting year, valuation of stock in hand is essential. The proprietor of business prepares an inventory schedule which is called stock taking. Goods on approval and contingent stock are also included therein. जितना भी हमारा स्टॉक होगा उन स्टॉक को जब हमें किसी भी अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस को प्राप्त करना हो या उसका नॉलेज लेना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो उसके लिए हम हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन हो उसको जानने के लिए ही जो फाइनल स्टॉक होता है या क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन करना कंपलसरी हो जाता है। मीन्स यदि हम ईयर के एंड में जब हम हमारे बचे हुए शेष माल की एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसका फिर बचे हुए माल जितना भी है उसकी हम उसमें मात्रा भी लिखते हैं, उसका वैल्यूएशन भी करते हैं। इस क्रिया को जो स्टॉक की कैलकुलेशन है वो कहा जाता है। और इसमें जो स्वीकृति पर मतलब ऑन अप्रूवल यदि हमने माल भेजा है या फिर जो ऑन स्टॉक है कॉन्टिजेंट स्टॉक है जो हमारा, तो उसको भी हम यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं, क्योंकि यदि हमने स्वीकृति की शर्त पर माल भेजा है मतलब अप्रूवल के लिए भेजा है और जो हमारा कॉन्टिजेंट स्टॉक है
जो कि हमारा अभी माल प्रेषण पे है, कॉन्टीजेंट मतलब होता है प्रेषण पे। तो जो हमारा कंसाइनमेंट पर माल होता है या जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है वह भी हम उसमें क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि उसकी अमाउंट हमें शो करना आवश्यक है। इतना माल हमारा बचा हुआ है, इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट काफी प्रभावित होगा। और ये हम सोच सकते हैं कि नेक्स्ट समय में हम आने वाले समय में कितने माल का और अरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पूरे वर्ष भर की पूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। इसके बाद जो वैल्यूएशन होता है ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, उसे किन आधारों पर किया जाए। तो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द फॉलोइंग ऑफ विच आर नोट वर्दी। जो हमारी बहुत सारी मेथड्स हैं जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने की, उनमें से कुछ मेथड्स यहाँ पर बताई गई है। फर्स्ट है एट कॉस्ट प्राइस, मतलब जो हमारी लागत लगी है। कॉस्ट मीन्स होती है लागत। जो हमारी लागत है मतलब किसी भी वस्तु को बनाने में हमारा कुल कितना खर्चा आया है, वो उस वस्तु की लागत कहलाती है। सेकेंडरी एट मार्केट प्राइस, मतलब उसका अब मार्केट में या बाजार में क्या मूल्य है। जो लागत मूल्य होता है और बाजार मूल्य दोनों में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि बाजार मूल्य जो होगा उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस और प्लस हो जाते हैं और जुड़ करके फिर उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। इसके बाद एट एवरेज कॉस्ट, मतलब एक जो हम एवरेज निकालते हैं या औसत निकालते हैं, तो औसत उसकी कितनी लागत लगी है। मतलब जो टोटल हमारा प्रोडक्शन है उसमें हमने कितनी यूनिट्स प्रिपेयर की है, उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज के आधार पर भी हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। फोर्थ है एट स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब एक मापक या फिर एक जो माप हम बना लेते हैं, उस प्राइस के अकॉर्डिंग भी हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। फिफ्थ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसमें जो पहले माल हमारे पास आया है और पहले हमने जो माल बेचा है उसके आधार पर कितना माल हमारे पास बचा है। तो जब हमने माल पहले खरीदा था उसकी उस समय क्या प्राइस थी और जब लास्ट में आया है तो उसकी क्या वैल्यू है, और इसी प्रकार फर्स्ट हमने जो माल बेचा था उसका हमें कितना रिटर्न प्राप्त हुआ है और कितना हमने उस पर प्रॉफिट कमाया है। इन सब बातों को ध्यान रख करके जब वैल्यूएशन किया जाएगा तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर होगा। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ये जो सिक्स्थ पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारी कॉस्ट प्राइस है मतलब जो लागत मूल्य है, और मार्केट प्राइस मतलब जो उसका बाजार मूल्य है, दोनों ही मूल्य में से जो सबसे कम हो, क्योंकि कम मूल्य पर यदि हम दर्शाते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक को तो हम हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं, और हमने हमारे प्रॉफिट को यदि कम शो किया है तो हम काफी कुछ एक्सपेंसेस बचा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स हमारी टोटल इनकम पर लगता है, प्रॉफिट पर लगता है, तो उसका हम बचत कर सकते हैं क्योंकि वो हमें सरकार को पे करना होता है। इसलिए जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों के में से जो वैल्यू कम हो उसे ही हम अपने अकाउंटिंग में शो करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारी मेथड्स हैं, इन सभी मेथड्स में से हम उसे ही मानेंगे जो कि हमारी सबसे प्रॉफिटेबल हो, जो हमारे लिए लाभदायक हो। इसलिए हम कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगी उसका वैल्यूएशन करके ही हम हमारी अकाउंटिंग में उसे शो करेंगे। तो any one of the above methods may be used for valuation of closing stock, but it is imperative to see that the closing stock should neither be overvalued or undervalued. Otherwise, the gross profit or gross loss will not be accurate and the financial position will not disclose the true picture of business. Hence, the closing stock should always be
valued at cost price or market price, whichever is less. A method one adopted for stock valuation should not be changed over and over again. इस प्रकार से जब हम हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन की जो भी मेथड अपनाते हैं, किंतु जो हमारा स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन भी ना हो और जो हमारा अंडर वैल्यूएशन है वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें एक एवरेज लेकर के और